हेलो बच्चों। आलेगा बेटा सगड़े। हेलो बेटा, आवाज येत आहे माझं सर्वांना? कम ऑन एव्हरीवन. हेलो 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 हेलो. हा. अरे काय म्हणता मंडळी? हा. कुठे आहे मंडळी? कुठे आहे माझे सगळे मंडळी? कुठे आहे? ओके. हैप्पी बर्थडे है वैष्णवी का. क्या बात है भैया, सबको पता है. ओके 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 ओके. अरे कैंसिल कब होती है भैया? नहीं होती है. लास्ट क्लास कैंसिल नहीं हुई, उसको अपन ने रीशेड्यूल करके लिए, लेकिन लिए जरूर. अभी कैंसिल का कोई यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोई यहाँ पे चांसेस नहीं है. ठीक है, अनलेस से कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो. ठीक है यानी अगर मेरी तबीयत वगैरह खराब ना हो तो. ठीक है, बट ये बात ध्यान में रखना, द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. ठीक है, सारी चीजें इज टेकन केयर ऑफ. ओके, ठीक है. तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेव ऑप्टिक्स, है ना? लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेव ऑप्टिक्स हम देखने वाले हैं क्या, या लेक्चर नंबर 3? आई सपोज लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, राइट? क्योंकि पहले क्लास में हमारा हाइजेंस वेव थ्योरी हो गया था, और दूसरे क्लास में हमने इंटरफेरेंस तक जो चीज थी वो क्लियर करी थी, है ना? ओके. कल मैं कहा गया था? मैं कहीं नहीं गया था भैया जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, राइट? चलो तो स्टार्ट करते भैया लेक्चर नंबर 3. उसमें आज अपन क्या देखने वाले हैं? मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज देखेंगे, ऑप्टिकल पाथ के बारे में देखेंगे, फिर डायफ्रैक्शन देखेंगे, और रिजॉल्विंग पावर देखेंगे. ठीक है, टेलीस्कोप तक अपन जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे लग नहीं रहा कि गारंटी है उतनी, लेकिन एटलीस्ट हम कोहेरेंट सोर्सेस देख सकते हैं, यानी मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस. उसके बाद ऑप्टिकल पाथ देख सकते हैं, उसके बाद हम डायफ्रॅक्शन देख सकते हैं, आणि त्याचबरोबर आपण जे आहे तर रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ ए टेलिस्कोप सुद्धा आपण इथे म्हणजे रिझॉल्विंग पॉवर बघू, टेलिस्कोप माइक्रोस्कोप नंतर बघू. ठीक है, ओके. चलो यहां पे सामने जाने से पहले थोड़ा सा मैं रिकैप कर लेता हूं. क्या लेता हूं बेटा? रिकैप कर लेता हूं. ये देखो रिकैप. ठीक है, बोलो क्या चीज है, क्या क्या देखा था हमने लास्ट लेक्चर में? चलो बताओ फटाफट. यस, कम ऑन एवरीवन. लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, सब लोग बताओ. पोलरायझेशन, त्यानंतर आणखी इंटरफेरेंस, और क्या देखा था, है ना? ये दो टॉपिक अपन ने इंपॉर्टेंट देखे थे, बराबर है. यंग्स एक्सपेरिमेंट देखा था, बराबर. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था, राइट? तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में पोलराइजेशन देखा था. हाँ, पोलराइजेशन ये एक टॉपिक था जहां पे आपको पता है कि जब भी हमारी लाइट वेव जो है वो ट्रैवल करती है मीडियम से, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो सकती है. यानी वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, कैसे भी वाइब्रेट हो सकती है, बराबर है.
उन सभी वाइब्रेशन को निकाल के एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन में लेके आने का काम कौन करता है भैया? पोलराइड करता है, और इसी चीज को बोलते हैं हम पोलराइजेशन। तो यहां पे आप देख सकते हो आपकी जो भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दिस पर्टिकुलर थिंग, बराबर है, ये पोलराइजर से निकल के कैसी बन जाती है? मान लो ऐसी बन जाती है। तो खाली एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाती है, बराबर है। दैट इज अबाउट द पोलराइजेशन। उसके बाद हमने मैलस लॉ देखा था थोड़ा सा, है ना, कि भैया किस तरीके से हम जब लाइट एक पोलराइजर से पास करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, ये हमने मैलस लॉ देखा था। उसके बाद हमने ब्रेविस्टर्स लॉ देखा था, है ना, दैट इज मेथड फॉर ऑब्टेनिंग व्हाट? पोलराइज्ड लाइट। तो ब्रेविस्टर मेथड से भी हम पोलराइज्ड लाइट ला सकते थे कि अगर पर्टिकुलर एंगल पे अगर हमने लाइट इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्टेड जो वेव है वो कैसी होती है? प्लेन पोलराइज्ड, और जो रिफ्रैक्टेड होती है दैट इज पार्शियली पोलराइज्ड, है ना। तो हमने देखा था भैया ब्रेविस्टर्स लॉ, बराबर। इसके बाद हमने पोलराइजेशन थ्रू स्कैटरिंग भी देखा था, है ना, पोलराइजेशन थ्रू स्कैटरिंग, है ना, हमने ये भी देखा था, बराबर है। और आखिरी में फिर हम चले थे दैट इज ऑन द इंटरफेरेंस, है ना। हम कहां पे चले थे? ऑन द इंटरफेरेंस, दैट इज इंटरफेरेंस, बराबर। इंटरफेरेंस में हमने YS यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था, है ना, YDSE, और वहां पे हमने कंडीशन फॉर डार्क एंड ब्राइट बैंड निकाला था। बोलो क्लियर था यहां तक? बोलो यहां तक क्लियर था रे बच्चा पार्टी? कम ऑन। हम्म, ओके ओके, यहां तक क्लियर था? से यस और नो? क्लियर क्लियर, बराबर। चलो आज हम सामने चलेंगे। अब्दुल थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके देखो बेटा, ठीक है, अगर आप रिवाइंड करके देखोगे तो चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके देखो। गुड गुड। आज हम सबसे पहले देखेंगे कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। नाउ देयर आर सम कंडीशंस, है ना, देयर आर सम कंडीशंस जो बहुत इसेंशियल होते हैं कि हमको वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिले, है ना। अभी इंटरफेरेंस पैटर्न यानी क्या? कि हम क्या करेंगे, लाइट, दो सोर्सेस ऑफ जो लाइट है वो इंटरफेयर हो जाएंगी और डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, ऐसी चीजें आपको बताएगी, बराबर है। तो वही चीज क्लियर लाने के लिए, यानी बिल्कुल वेल डिफाइंड लाने के लिए, वहां पे आपको कोई देखने के लिए, परखने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए कोई दिक्कत ना हो, इस चीज के लिए कुछ कंडीशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो सबसे पहली कंडीशन है बेटा कि टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। मैंने कहा था लास्ट टाइम आपको कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में सामने बताऊंगा। तो पहला है टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, है ना। आता बघा आपण जे दोन सोर्सेस बघितले होते कुठे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मध्ये, ते एकाच सोर्स मधून डिवाइड करून तुम्हाला दोन सोर्सेस मिळाले होते, बरोबर आहे। जेव्हा आपण असं करतो यानी एक सोर्स के अगर हम दो सोर्स बना देते हैं, एक ही सोर्स के दो सोर्स बना देते हैं, तो उस केस में जो हमारा कंडीशन होता है वो ये फुलफिल होता है, दैट इज कोहेरेंट सोर्सेस, है ना। यहां पे कैसे होता है, जब दो लाइट होते हैं उनके बीच का फेज, है ना, या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन होना चाहिए ऑल टाइम, या फिर वो इन फेज होना चाहिए। ये कब होते हैं? दो सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट को क्या होते बेटा? या तो वो इन फेज होना चाहिए, है ना, इन फेज होना चाहिए, या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस ऑल टाइम, कांस्टेंट फेज डिफरेंस ऑल टाइम। अब याद करो मैंने आपको फेज के बारे में पढ़ाया था ऑसिलेशन में, है ना, तो उसी का ये फंडा है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस एट ऑल टाइम्स। समझ में आ गया? कांस्टेंट फेज डिफरेंस व्हाट? एट ऑल टाइम्स। अगर ये दो कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई होती है तो समझ लेना कि दो सोर्सेस कैसे है कोहेरेंट। इन फेज बोले तो इसका अगर क्रेस्ट आ रहा है तो उसका भी क्रेस्ट निकलना चाहिए सोर्स से, इसका ट्रफ निकल रहा है तो उसका भी सोर्स से ट्रफ निकलना चाहिए, तो दैट इज इन फेज। या फिर कांस्टेंट फेज, मान लो इसका एक बार अभी अगर इसका सोर्स, एक सोर्स से क्रेस्ट निकल रहा है तो दूसरे से ट्रफ निकलने दो,
कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका अगर ट्रफ निकल रहा है तो इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ, इसका क्रेस्ट, ऐसा भी रहेगा तो भी चलेगा। दैट इज नथिंग बट व्हाट, द टू कोहेरेंट शुड बी, सॉरी द टू सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। बोलो क्लियर है पहला कंडीशन? इन फेज तो समझ में आ गया होगा यार, क्योंकि इन फेज जो है हमने क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन में अच्छा खासा पढ़ लिया था। यस, है ना? ऐसी अपने तरफ बिजलियां कड़कती है, डूम। अरे कुछ पढ़ाया ही नहीं, डाउट कहां से लेके आ रहे हो भैया? हाँ जल्दी। ओके गुड, बराबर है। ओके फाइन। दूसरा है टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, है ना? टू सोर्सेस, जो भी सोर्सेस होंगे, टू सोर्सेस ऑफ लाइट, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी, हाँ मस्ट बी कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमैटिक। टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी होना चाहिए मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक बोले तो क्या होता है भैया? सिंगल कलर, है ना? इसका मतलब होता है वन कलर। ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर मान लो आपने अलग अलग कलर के अगर आपने लाइट्स ले लिए, तो जो भी आपके इंटरफेरेंस पैटर्न है वो अलग अलग कलर के बनेंगे, एंड दैट इज नॉट गुड। अगर मान लो दो बैंड्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट करने हैं तो एटलीस्ट, यानी वो कर लो आप, दो कलर के होना चाहिए। अगर दो से ज्यादा होंगे तो आपको वो क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। तो दूसरा कंडीशन है टू सोर्सेस ऑफ लाइट व्हाट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, बराबर है? आई होप दैट इज क्लियर। उसके बाद द टू इंटरफियरिंग वेव्स शुड हैव द सेम एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्या है कंडीशन, है ना? बोथ वेव्स मस्ट हैव, है ना? क्या होना चाहिए? मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड, है ना? सेम एम्पलीट्यूड क्यों होना चाहिए भैया? अगर मान लो एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा तो जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो कंप्लीटली कैंसिल होगा क्या? यानी जैसे मान लो जब जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां पे एम्पलीट्यूड का माइनस होता है। अब मान लो A1 10 है और A2 अगर मान लो 8 है तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट कितना मिलेगा? 2। तो कंप्लीट एक दूसरे को कैंसिल करेगा क्या? नहीं करेगा। और इसीलिए यहां पे एम्पलीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि जब सेम होंगे तो 10 में से 10 निकल जाएंगे और क्या मिल जाएंगे मेरे को? वहां पे 0 मिल जाएंगे। सो दैट इज द थर्ड कंडीशन फॉर व्हाट? ऑब्टेनिंग द वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट? उसके बाद है द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स मस्ट बी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। इसका मतलब क्या होता है? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि जो हमारा कैपिटल डी ही है, इट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। इसका मीनिंग ये होता है, कैपिटल डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। और जो हमारा स्मॉल डी है वो क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। तो ये जो है कैपिटल डी, इट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। अगर ऐसा होता है तभी जाके हमको बैंडविड्थ वगैरह अच्छी मिलती है, हमको हमारा पैटर्न अच्छा मिलता है। तो ये कंडीशन ध्यान में रखना, एज इट इज आपको मिल जाएगा, बराबर है? उसके बाद स्लिट्स शुड बी नैरो, है ना? जो भी स्लिट्स होगी वो नैरो होनी चाहिए। नैरो यानी बहुत ही छोटी होनी चाहिए, बराबर है? अगर ऐसा नहीं होगा तो एक ही स्लिट से जो है वो बहुत सारी वेवफ्रंट्स निकल सकती है और इंटरफियर होकर आपको ब्लर पैटर्न दे सकती है। इसलिए ये कंडीशन है, दैट इज व्हाट स्लिट शुड बी नैरो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज व्हाट? दोनों जो वेव्स है ना, वेव्स शुड हैव सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। वेव शुड हैव सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। आई बात ध्यान में? यानी अगर मान लो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज हुआ है पहली वेव, तो दूसरी डायरेक्शन वाली दूसरी भी वेव यही पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज होना चाहिए, राइट? सो दीज आर द कंडीशंस फॉर व्हाट? ऑब्टेनिंग स्टेडी वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, सो सपोज करो दिस इज 1, सपोज करो दिस इज 2, सपोज करो दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। बोलो सभी कंडीशंस क्लियर है बेटा? कम ऑन, सभी कंडीशंस क्लियर है क्या? यस एवरीवन?
क्या बात है, मला तिथे भेटायला येणार काय? क्या चल रहा है इधर, ध्यान दे रे पगले। हाँ, बाकी सब धोखा है, पढ़ ले यही मौका है, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, मैं हर बार बोलता हूँ तेरे को। हाँ, ये तेरा लेकिन ये आशिकी वाला चक्कर कभी खत्म नहीं होगा, है ना। चल सही है, सही है। हाँ, ऑल कंडीशंस आर क्लियर, गुड, वेरी सिंपल है ना, कुछ नहीं यहाँ पे। पहला जो है, दो सोर्सेस कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। उसके बाद मोनोक्रोमैटिक होने चाहिए। उसके बाद सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। कैपिटल डी मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल डी होना चाहिए। स्लिट नैरो होना चाहिए और दोनों का सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। सो आई होप दैट इज क्लियर। फोर्थ कंडीशन, 1 2 3 4, कैपिटल डी। अरे कैसा भैया, देखो ये स्लिट होती है ना, जहां से हमारी ये निकलती है, वेव निकलती है, तो ये स्लिट और ये जो स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन, दिस इज स्लिट, ये कैपिटल डी है। और दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी, तो कैपिटल डी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। ओके, किती मार्क्सला क्वेश्चन येईल? 2 ते 3 मार्काचा प्रश्न येऊ शकते, ठीक है। रिपीट कर दिया बेटा मैंने, ठीक है। ये कहाँ काम आता है? ये हमारे इंटरफेरेंस में काम आता है बेटा, ठीक है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे बेटा, ठीक है। मेरा कल लेक्चर हुआ था, इमॅजिन कर श्रद्धा, ठीक है, इमॅजिन केलं तरी येऊन जाईल। अयान देखो, डेरिवेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, उसको बार बार छुड़ा के देखो बेटा, सारी चीज का हल एक ही है, रिवाइज रिवाइज अँड रिवाइज। ओके, कोहरेंट म्हणजे काय तेच सांगितलं आता। ओके, घेतो इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन। श्लोक अर्धा तास नाही झाला ऍक्च्युली, तो अर्धा तास होऊन बंद झालेला, बिकॉज थोडासा नेटवर्क इश्यू होता। मग त्यानंतर मी काय केलं, उरलेला जो आपला लेक्चर होता ना, तो रेकॉर्डेड चालू होता आपलं, मग तोच रेकॉर्डेड करून पूर्ण लेक्चर मी रेकॉर्डेड बनवून टाकलाय, तर त्याच्यामध्ये झालेले पार्ट्स आहेत, सो डोंट वरी अबाउट दॅट, ठीक है। तब तक फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेवेंथ हो तो जाना चाहिए। मुश्किल है, कब है टेस्ट? 19 सितंबर को। नहीं, मुश्किल है, नहीं होगा सर। फॉर्मूला शीट आपको अभी भी नहीं मिला क्या यार? मैं रोज बोल रहा हूँ फॉर्मूले के लिए, ठीक है, बोलता हूँ बोलता हूँ। कौन सा? थर्ड वाला, बोथ वेव्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड। अरे जब भी कोई वेव होती है बेटा, वेव ऐसी जाती है, मेरे को एक समझ में नहीं आता, जानवी आपने ऑसिलेशन किया क्या? हाँ जानवी, पहले आंसर दो, क्या आपने ऑसिलेशन ये वाला चैप्टर किया अच्छे से? यस जानवी, जानवी जाधव, सांग बेटा मला, तू ऑसिलेशनचे लेक्चर्स केले का पूर्ण बरोबर? सांग मला। एवढा वेळ का लागत आहे हो किंवा नाही म्हणायला? हा, मग तिथे अँप्लिट्यूड आपण बघितलं नाही का जानवी? हा, अँप्लिट्यूड काय असते? जेव्हा तू ऑसिलेशन बघितला, हा, तर त्याच्यामध्ये अँप्लिट्यूड बद्दल तर मी डिटेलमध्ये सांगितलंय की अँप्लिट्यूड काय असते, मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोझिशन असते पार्टिकलचं, बरोबर आहे। मग इथे काय म्हणतोय मी कंडिशन, की जे दोनही वेव्ज आहेत त्याचे अँप्लिट्यूड सेम असायला पाहिजे। याच्यात काय न समजण्यासारखं आहे मला सांग? हा, पीवायक्यू लास्ट क्लासमध्ये घेऊ बेटा, म्हणजे याच्यानंतरच्या क्लासमध्ये घेऊ आपण। हा, दोघांच्या वेव्हची अँप्लिट्यूड सेम व्हायला पाहिजे। का बरं? तुम्हाला माहिती आहे, जेव्हा दोनही वेव्ज आउट ऑफ फेज मध्ये येतात तर अँप्लिट्यूड मायनस होतो, मग मायनस मध्ये ते पूर्ण कॅन्सल होतील जर अँप्लिट्यूड सारखे राहतील तर, नाही तर नाही होतील। हा, थोडासा वाचत चला, पुढे पाठ मागे सपाट करू नका, ठीक आहे। हा, आता एखादी क्वेश्चन तुम्हाला खरंच रिअली नाही समजत आहे तर मग ठीक आहे, काही हरकत नाही, हा चालेल। समोर चलूया, ऑप्टिकल पाथ सुरू करू, सांगा लवकर, कम ऑन। श्लोक घेऊया बेटा, पीवायक्यू आपण आता बघा, याच्यामध्ये सगळे थेरोटिकल पार्ट कव्हर होते तुमचं, थेरोटिकल पार्टमध्येच तुमचे जे थेरेटिकल पीवायक्यू आहेत ते कंप्लीट होत आहेत, है ना। आता जे उरलेले एमसीक्यू आहेत किंवा जे आपले क्वेश्चन्स आहेत ते मी तुम्हाला करून देतो समोर, है ना, एक क्लास अपन त्यासाठी सेपरेट ठेवलेला आहे। फाइन, चलो एक बार पॉल हो जाए, क्लियर है क्या बताओ? कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग दिस इज क्लियर और नॉट? यस, ऑप्टिकल पाथ के पहले
एक सेकंड, एक टॉपिक है दैट इज मेथड फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस, पहले ये लेते हैं अपन, है ना, ऑप्टिकल पाथ उसके बाद का टॉपिक है। हाँ, मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस ये एक बार अपन देख लेते हैं, ये बड़ा इजी है, उसके बाद हो जाएगा। कुठे नेटवर्क इश्यू है बेटा जानवी? हाँ, ओके ओके। हाँ, डायरेक्ट कंडीशन पूछते हैं बेटा इसमें, ठीक है, इसमें डायरेक्ट कंडीशन पूछते हैं, ठीक है, चलेगा, देखते हैं क्या चीज है। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को क्लियर है। यहाँ पे सामने चलेंगे बेटा कि ये जो कोहेरेंट सोर्सेस है उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे। देखो, कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने का एक ही तरीका ध्यान में रखना, एक सोर्स से दो सोर्स बनाएंगे हम ना। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मैं कहा नोट लिख के दूं, यहाँ पे, यहाँ नोट लिख के देता हूं आपको, सब लोग ध्यान रखेंगे ये नोट। वी कैन इजीली गेट कोहेरेंट सोर्सेस, मैं यहां पे लिख देता हूं, वी कैन इजीली गेट coherent sources by splitting a single source into two। है ना, सिंपल है। तो देखो यही मेथड मैं यहां पे फॉलो करूंगा कि मेथड फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस। यहां पे देखो दिस इज लॉयड्स मिरर, है ना, ये कैसा होता है, देखो दिस इज योर रियल सोर्स, यहां से क्या हो रहा है भैया, आपकी लाइट निकल रही है, बराबर है। अब देखो ये जो लाइट है वो इस स्क्रीन के ऊपर गिर रही है। अब कुछ लाइट जो है वो स्ट्रेट स्क्रीन पे जाके गिर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये रे देखो, ये देखो ये स्क्रीन पे गिर रही है। दूसरी रे देखो ये स्क्रीन पे गिर रही है। तीसरी रे देखो भैया ये वाली डायरेक्ट स्क्रीन पे गिर रही है, बराबर है। लेकिन कुछ रेज जो है यहां से रिफ्लेक्ट होके गिर रही है, जैसे ये वाली रे देखो यहां आई और यहां से रिफ्लेक्ट होके सीधी यहां गई, समझ में आ रहा है। दूसरी रे देखो ये यहां से यहां आई और यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आई। उसके बाद की रे देखो ये यहां आई और यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आई। बोलने का मतलब क्या है कि कुछ रेज जो है वो डायरेक्टली हमारे स्क्रीन को हिट करेगी और कुछ रेज जो है वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके हिट करेगी। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो होता कैसे है, अगर मान लो इन रेस को हम थोड़ा सा पीछे खींच लिए तो इट अपियर्स टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हाट, द टू सोर्सेस। होती है एक ही सोर्स से, लेकिन ऐसा लगता है कि दो सोर्स से वो रेज आई है और दोनों यहां इंटरफियर होके क्या बनाई है भैया, इंटरफेरेंस पैटर्न। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन द कोहेरेंट सोर्सेस फ्रॉम द लॉयड्स मिरर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? कम ऑन, है ना, एक सोर्स से दो सोर्स बनाएंगे, बस इतना ध्यान में रखना आप। है ना, सो दिस इज योर इंटरफेरेंस पैटर्न। गुड गुड, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म। अभी यहां पे भी सेम चीज होगी, देखो यहां पे कैसे होता है बेटा, एक सिंगल सोर्स है ना, ये स्लिट से यहां से जो है ये हमारी रेज निकल रही है, ये देखो ये रेज जो है यहां से निकल रही है, तो ये देखो कहीं कहीं इधर जा रही है, बराबर है। अब यहां जाने के बाद इस प्रिज्म से बेंड हो जाती है, देखो यहां जाएगी तो यहां से फिर इधर बेंड हो जाएगी, यहां से इधर बेंड हो जाएगी और यहां से जो है वो ऐसी बेंड हो जाएगी। फिर यहां से इसकी इधर बेंड हो जाएगी, ये इधर से होके इधर बेंड हो जाएगी, ये इधर से होके इधर बेंड हो जाएगी। अब यूजुअली अगर आप इन सभी रेस को ऐसे पीछे खींचोगे, यानी इमेजिन करोगे कि हमको इसका जो सोर्स है कुछ तो भी इधर से है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक सोर्स और यहाँ पे एक सोर्स, ऐसे दो सोर्सेस है करके आपको इमेजिन होता है, यानी ये सोर्स नहीं है, बस ये दो सोर्स है और उन दो सोर्स से ऐसी रेज आ रही है जो इंटरफियर होके यहाँ पे क्या बना रही है भैया, इंटरफेरेंस पैटर्न।
है ना। तो बेसिकली हमने जो लास्ट इसमें किया था, जो हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था, वही हमने लॉयड्स में किया है और वही हमने यहां पे भी किया है, दैट इज व्हाट फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म में। सो दिस इज हाउ वी गेट द कोहेरेंट सोर्सेस फ्रॉम द सिंगल सोर्स। क्लियर है? बोलो, लॉयड्स मिरर और फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म क्लियर है यहां पे? यस एवरीवन, इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो गुड। हाँ, डाउट चेक, डाउट चेक। स्प्लिट नाही करताय बेटा, स्प्लिट नाही करताय, ते रिफ्लेक्ट होऊन जात आहे. आपल्याला असं वाटतं की ते दोन वेगळे सोर्सेस आहेत, पण ते एकच सोर्स आहे. ठीक आहे. अरे यासीर, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है. एक मिनट, बताता हूं बताता हूं. ठीक है, देखो टेंशन लेने से तो बैकलॉग कंप्लीट नहीं होगा, है ना. कुछ एक्ट करो तो हो जाएगा पवन, है ना. पवन आपका ही डाउट देख रहा था मैं. ठीक है. सुपर पोजिशन रीजन यानी जहां वो दोनों रेज एक दूसरे के साथ इंटरफियर होती है. रिअल लाईफ मध्ये कुठे कामी येतो बघा. सध्या तरी आपण असं नाही सांगू शकत की आपल्या रिअल लाईफ मध्ये कामी येतो. हा, एक सांगू शकतो याच्यामध्ये की रिअल लाईफ मध्ये आपण हे नाही बघू शकत, कारण जे आपले लाईट सोर्सेस आहेत ते कोहरेंट नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला हे बघता नाही येत. ठीक है. नहीं, थोड़ा सा गायत्री वहां पे कंडीशन एक्सप्लेन करना जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो. ठीक है. हाँ, अरुण, इट्स इन द ऐप बेटा, इट्स इन द ऐप. हाउ टू स्टडी दैट? अपना अभी दूसरा और तीसरा चैप्टर तो नहीं हुआ है ना. 12th चैप्टर भी अपना नहीं हुआ है, तो आप वन शॉट कर सकते हो बेटा. यूट्यूब पे जो वन शॉट है वहां से कर सकते हो. यस हर्षल, आई विल डू. ठीक है. मैं गया नहीं था बेटा. वो नेटवर्क गया था. अगर बीच क्लास से गया होता तो फिर रिकॉर्डेड क्यों दिया होता, है ना. हाँ, नाही मिळणार शशांक. मी जे थेरी दिली आहे ते तुम्ही एक्झाम मध्ये लिहिणार तर नाही मिळणार मार्क्स. ठीक आहे ना, कारण मी ते शिकवतच नाही ना जे एक्झाम मध्ये विचारतात. मी वेगळंच काहीतरी शिकवतोय. ठीक आहे, चालेल. ओके. हाँ, ये तो अभी अभी देखा था. ठीक है, चलेगा. देखो फिर से एक बार सब लोग ध्यान देंगे. आधी ध्यान तो आपकी चैट में होती है ना, इसके वजह से दिक्कत होता है. रुको, इधर ध्यान दो सब लोग. हाँ, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन करने. कोहेरेंट सोर्सेस यानी क्या होता है भैया? ऐसे सोर्सेस, दो सोर्सेस जो फेज में होंगे, या फिर ऐसे सोर्सेस जिनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा. अब मैं सीधे सीधे बता रहा हूं, जिन लोगों का ऑसिलेशन अच्छे से हो गया है, जिनका सुपरपोजिशन अच्छे से हो गया है, उनके लिए ये इजी है, क्योंकि फेज और फेज डिफरेंस ये मैंने वहीं पे पढ़ाया है आपको डिटेल में. अब जिनको भी ये नहीं समझ रहा है ना, बिकॉज उन्होंने ऑसिलेशन और वो बराबर नहीं किया, पहले बेटा उसको रिवाइज करो. दूसरी बात, दोनों सोर्स एक कलर के होना चाहिए. इसमें नहीं समझने जैसा क्या है? अगर दोनों रेड है तो रेड ही रहेंगे, दोनों ब्लू है तो ब्लू होना चाहिए. इसमें नहीं समझने जैसा क्या है, बताओ मुझे. उसके बाद दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए. एम्पलीट्यूड इज द कंसेप्ट टॉट इन द ऑसिलेशन इटसेल्फ. उसके बाद ये तो भैया डायरेक्ट फैक्ट है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, ये इसको बोलते हैं कैपिटल डी, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट होता है स्मॉल डी. तो कैपिटल डी जो है भैया वो ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू स्मॉल डी. ये बात एक.
उसके बाद दो स्लिट्स नैरो होना चाहिए। नैरो यानी क्या, ये जो स्लिट्स आपको दिख रही है, जो ओपनिंग आपको दिख रही है, ये ओपनिंग दिख रही है, ये जितनी छोटी रहेंगी उतना सही है ना? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? उसके बाद वेव शुड हैव सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, बराबर है। एक बात बताओ, सिलेबस जो है ना वो, ये अपना रेगुलर क्लास में जितने प्लानर्स में लेक्चर दिए ना उतने लगते ही नहीं है। दिक्कत कहां जाती है, रिपीट में। अब इतने टाइम में सामने का हो गया होता है ना, आप लोग फोकस करते नहीं हो, पीछे का पढ़ते नहीं हो, और फिर बोलते हो सर नहीं समझा, रिपीट करो रिपीट करो। जो बाकियों को समझ रहा है, क्यों क्यों समझ रहा है, ये कभी क्वेश्चन नहीं आता है क्या आपको? है कह रहे, क्वेश्चन नहीं आता है क्या तुमको? क्वेश्चन नहीं आता ये सब चीजों का, कि यार उसको कैसे समझ रहा है, मेरे को क्यों नहीं समझ रहा? हम्म, वो क्या कर रहा है, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, या मैं क्या नहीं कर रही हूं? हाँ, ये बताओ जरा। अब ये यार छोटे छोटे टॉपिक अगर आपको नहीं समझ रहे होंगे तो कैसा करोगे आप सामने? वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग इज, मैं यहां पे आ गया, आज मैंने क्लास कर लिया तो मुझे सब समझना चाहिए, है ना, मैं पीछे का नहीं पढ़ूंगा। समझ में आ रहा है? बस आपका ये होता है भैया एक्सपेक्टेशन, ऐसा थोड़ी होता है बेटा, है ना। वॉट यू आर डूइंग इज यू आर जस्ट डिस्टर्बिंग द क्लास, कि यार ठीक है बाकी के बच्चे जा रहे हैं ना सामने, तो फिर उनको खींचो थोड़ा सा पकड़ के। अगर नहीं खींचना है, उनके सामने जाना है ना, तो फिर रिपीट करो, रिवाइज करो, पढ़ो, है ना, तब जाके मानूंगा कि तुम लोग कंपटीशन में हो। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? है ना, अभी 2 बार मैंने ऐसे ही कर दिया, अभी तीसरी बार भी कर रहा हूं। असं कसं चालणार? आर यू अ रिस्पॉन्सिबल स्टुडंट? नो, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल स्टुडंट इफ इट इज सो। ठीक आहे, जिथे गरज आहे, जसं नवीन टॉपिक एखादी येत है ना, जसं मी इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स तुम्हाला शिकवणार, तिथे नवीन टॉपिक येणार, तिथे नाही समजत आहे, मी रिपीट करणार, डेफिनेटली करणार, है ना. पण जे कन्सेप्ट झाले आहेत, ॲम्प्लिट्यूड झालंय, फेज झालाय, सगळं झालंय, है ना, तरी सुद्धा तेच, हे कसं ते कसं असं कसं? हा, चलो ध्यान दो इधर, सामने चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑप्टिकल पाथ। अच्छा चलो इसको एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं, ये हो गया, अब इसको रिवाइज करा देता हूं। अभी यहां पे क्या भैया, मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस यानी क्या, ऐसे सोर्सेस जिनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा पहला, या फिर दोनों इन फेज होंगे दूसरा। अब ऐसे सोर्सेस कैसे ऑब्टेन करेंगे, मैंने नोट लिखवा के दिया, क्या, बाय कन्वर्टिंग अ सिंगल लाइट इनटू द टू लाइट्स। अब इसको कैसे करेंगे हम? अब कन्वर्टिंग यानी स्प्लिटिंग बोले तो ऐसा नहीं है कि मैं लाइट है तो उसको ऐसा स्प्लिट कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं स्प्लिट नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। एक मिनट, एक काम करता हूं, मैं इसकी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर देता हूं। आपको स्प्लिटिंग बोला तो आपने एग्जैक्ट वर्ड ले लिया होगा, है ना। वी कैन इजीली गेट कोहेरेंट सोर्सेस बाय डिराइविंग, ऐसे लिख देता हूं, बाय डिराइविंग टू सोर्सेस फ्रॉम सिंगल सोर्स। ठीक है, स्प्लिट बोला तो आपने एग्जैक्ट वो मीनिंग ले लिया, बाय डिराइविंग टू सोर्सेस फ्रॉम सिंगल सोर्स। आगे बात ध्यान में, बाय डिराइविंग टू सोर्स फ्रॉम सिंगल सोर्स, दिस इज हाउ यू कैन गेट द कोहेरेंट सोर्स। अब यहां पे देखो, ये ओरिजिनल सोर्स है, अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर वहां जा रहा है और कुछ सीधा जा रहा है, यानी ये जो रे है, ये एक रे, ये 2 रे और ये 3 रे, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, डायरेक्ट स्क्रीन को जाके भिड़ रही है। लेकिन ये जो है, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, और इसी में 1 है, ये 3, ये रिफ्लेक्ट होकर वहां जा रही है। तो हमने क्या किया, एक सोर्स से 2 सोर्स डिराइव किए। डिराइव किया यानी क्या, बस हो गया ऐसा समझ लो कि हमने कुछ तो भी ऐसी अरेंजमेंट करी कि हमको क्या हो रहा है, स्क्रीन में ऐसा प्रतीत हो रहा है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 सोर्स से लाइट आ रही है, लेकिन आ रही है वो सिंगल सोर्स से। दैट इज हाउ वी ऑब्टेन द कोहेरेंट सोर्सेस, है ना। ये एक चीज हो गई। उसके बाद बाई प्रिज्म, सेम कंसेप्ट है, यहां से इधर जाएगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, अपने को ऐसा लगेगा कि ये 2 सोर्स से लाइट आ रही है, लेकिन बेसिकली एक ही सोर्स से लाइट आ रहा है। तो इसको बोलते हैं बाय डिराइविंग 2 सोर्सेस फ्रॉम द सिंगल सोर्सेस। चलो अब क्लियर? ए मोटा भाई क्लियर? बेटा कभी कभी ना ऐसा थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्यों आ जाता है, चिंता होती है यार तुम लोगों की, यानी कैसा करोगे भाई, इतना धीरे लेंगे तो भी नहीं होगा, है ना, इतना बार बार समझाएंगे तो भी नहीं समझेगा, तो कैसे करोगे भैया? हाँ, ऐसा नहीं होता है। जब रेस में खड़े हो तो रेस में टिकना सीखो, है ना।
यहां पे कुछ नहीं, आपको बस इतना पूछेगा, बाय राइट द मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग द कोहेरेंट सोर्सेस। तो आपने एक बाइप्रिज्म बताना है और दूसरा आपने क्या बताना है, लॉयड्स मिरर बताना है, और वहां पे डिस्क्राइब करना है ना, कि किस तरीके से हम एक सोर्स से दूसरे सोर्स लेंगे। तो इसमें कैसा लिख सकते हैं हम, इन द लॉयड्स मिरर the light come from the real source, some of the rays directly incident on the screen while some of the rays reflected from the Lloyd's mirror and incident on the screen. The reflected ray appears to be come from the virtual source which is shown in the figure. The reflected ray and the direct ray interfere and form the interference pattern on the screen. That's it. जो पढ़ा है वही लिखना है। अभी 12th में हो भैया, थोड़ा सा इतना तो लिखते आना चाहिए, बिल्कुल डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये यूजुअली ज्यादा नहीं आता, ज्यादा जो आता है वो ये आता है भैया, ये कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, ऑप्टिकल पाथ। नाउ इट इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। कैसा, देखो मुझे एक बात बताओ कि सपोज करो लेट velocity of light okay in medium 1 and 2 b, है ना, v1, या फिर मीडियम लिखने से अच्छा मैं वैक्यूम लिखता हूं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड मीडियम, ऐसा लिख देता हूं, इन वैक्यूम एंड मीडियम बी, बी मैं इसको ले लू, दैट इज वी वैक्यूम एंड वी मीडियम रिस्पेक्टिवली, है ना, समझ में आ गया। ओके, नाउ ऑल्सो लेट द डिस्टेंस कवर्ड, let the distance covered in medium in vacuum and in medium be d vacuum and d medium respectively in same time t। सेम टाइम टी में क्या होगा, है ना, सेम टाइम टी में क्या होगा, वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा डी वैक्यूम, और मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा डी मीडियम। अब हमको पता है ना, हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, बराबर है। अब दोनों केस में टाइम सेम है, सो देयरफॉर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, d इज इक्वल टू, है ना, सॉरी t इज इक्वल टू d वैक्यूम अपॉन v वैक्यूम, है ना, दैट विल बी इज इक्वल टू d मीडियम अपॉन v मीडियम, है ना, क्योंकि दोनों में टाइम सेम है, तो सेम टाइम में d वैक्यूम अपॉन v वैक्यूम होगा, दैट इज इक्वल टू d मीडियम अपॉन v मीडियम होगा, बराबर है। तो यहां से मैं इस पर्टिकुलर थिंग से यहां से ऐसा निकाल देता हूं कि d वैक्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो d वैक्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, v वैक्यूम अपॉन v मीडियम बराबर इनटू d मीडियम, समझ में आ गया। अभी d वैक्यूम अपॉन v वैक्यूम, v वैक्यूम अपॉन v मीडियम, ये कितना हो जाता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ये क्या हो गया तुम्हारा d मीडियम, समझ में आ गया। सो दिस इज व्हाट d वैक। तो ये जो d वैक है, दिस इज नथिंग बट द ऑप्टिकल पाथ। अब ये ऑप्टिकल पाथ यानी का इसका मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन द वैक्यूम, है ना, इन द सेम टाइम एज इट इज कवर्ड इन द मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट्स ऑप्टिकल पाथ। समजलं, ऑप्टिकल पाथ म्हणजे काय आहे, द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय the distance traveled by the light in vacuum
in same time as it is covered in the medium. In same time as it is covered in the medium. है ना? यानी मान लो टी टाइम में एक मीडियम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा, बराबर है, तो उसी टी टाइम में जितना डिस्टेंस वो वैक्यूम में कवर करेगा दैट इज इट्स ऑप्टिकल पाथ. क्लियर? कम ऑन. ओके, ये इसके पहले का था. अब बताओ ऑप्टिकल पाथ क्लियर है क्या? ओके ओके गुड. दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ. मैं थोड़ा सा इसको एक छोटा सा डायग्राम भी बना दे सकता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. ठीक है, मान लो ये एक मीडियम का बाउंड्री है, बराबर, और सपोज करो लाइट जो है वो ट्रैवल हो रही है लाइक दिस. ये ऐसा लाइट यहाँ पे ट्रैवल हो गया और यहाँ से बेंड होके थोड़ा सा इधर आ गया, बराबर है. अब मान लो दिस इज योर वैक्यूम, सो दिस इज वी वैक्यूम, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज वी वैक्यूम, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज व्हाट, वी मीडियम, बराबर है. अब सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम ये सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मीडियम. तो सीधी सी बात है, अगर मान लो यहाँ पे टी टाइम में है ना, टी टाइम टी में अगर इसने मान लो अगर 2 मिनट के लिए 1 मीटर कवर किया होगा, तो यहां पे उसने 1 मीटर से कम ही कवर किया होगा. लेट से मान लो 0.8 मीटर, इमेजिनरी मैं वैल्यू ले रहा हूं. अगर यहां पे 1 मीटर कवर किया हो गया टी सेकंड में, मान लो 1 सेकंड में, तो यहां पे 1 सेकंड में 0.8 मीटर ही कवर करेगा. तो यहां पे 1 मीटर जो है वो क्या है, उसका ऑप्टिकल पाथ है ना. यानी 1 सेकंड में मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, 0.8 मीटर. तो वही 1 सेकंड में यहां पे जितना पाथ ट्रैवल करेगा दैट इज व्हाट इट्स ऑप्टिकल पाथ. बोलो क्लियर, बोलो क्लियर. ए बच्चा, अरे क्लियर क्या रे. ए पांडुरंगा, ए नाथा, ज्ञानेश्वरा, क्लियर आहे का रे. माझं गोंडस गोंडस बाळा. यस एवरीवन, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, चलेगा. गुड गुड. वैष्णवी, माझ्याकडे तो डिव्हाइस नाही बेटा व्हिडिओ कॉल करायचा. ऍक्च्युली माझा होम स्टुडिओ आहे ना, मी घरून क्लास घेतोय. ते जे सगळे सर वगैरे तुम्हाला व्हिडिओ कॉल करतात ना, ते ॲक्च्युली स्टुडिओमध्ये असतात. त्यांचं पुणेला स्टुडिओ आहे है ना. तर म्हणजे आपलंच पुणेला स्टुडिओ आहे, ते तिथून घेतात. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे तो डिव्हाइस असते. माझ्याकडे डिव्हाइस नाही है ना. आई एम ईगर टू सी यू ऑल, बट डेफिनेटली अभी मैं जाऊंगा तो बोलूंगा उसके लिए. ठीक है, हाँ चलेगा. सो दैट इज ऑल अबाउट योर पाथ. नाउ मूविंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डाइफ्रैक्शन. ठीक है, अभी वैसा देखा जाए तो एज सच बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आता. आपको डाइफ्रैक्शन का एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो आपको बस समझना जरूरी है. अगर वो हो जाता है तो फिर क्लियर है. इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, पहले ये टॉपिक अपन लेंगे अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट आधी क्लास बची है, उसमें डाइफ्रैक्शन ये चीज अपना अच्छे से हो जाता है. इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इजी. जिस तरीके से हमने कंपोजिशन ऑफ एसएचएम लिया था, सेम उसी तरीके से ही वहां पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो है जब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट हो जाएंगे तो आपको मिल जाता है वो, बराबर है. गुड, चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द डाइफ्रैक्शन. लेकिन वो शुरू करने से पहले हमको चाहिए आग, हमको चाहिए थम्स अप. कम ऑन, फटाफट जल्दी करो.
ओके चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा चलेगा। ओके 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 ओके। गुड, ठीक है, चलेगा। चलो अभी मैं सबकी जो चैट है यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ताकि सब लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए टू नो अबाउट द डाइफ्रैक्शन की डाइफ्रैक्शन क्या होता है भैया, ठीक है। तो ऐसा है बेटा कि जब भी दो सोर्स से लाइट आती है ना, या फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि ये देखो, ये दो आपको उंगलियां दिख रही है, बराबर है, अभी पास से हो तो दिख रही है, लेकिन अगर मैं बहुत दूर जाके आपको बोलूंगा क्या कि इसको, ये दो है या एक है, तो शायद आप बोलोगे एक है। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन यही दो पॉइंट को अगर मैं बहुत पास में रखूं, बहुत ज्यादा पास में, है ना, अभी देखो मैंने देखा उसको, मेरे हिसाब से वो दो है, अलग अलग दिख रहे हैं। आपको अलग अलग दिख रहे हैं क्या? वो दो बहुत ही माइनर वे से दिख रहे हैं, बराबर है। लेकिन इसको अगर मान लो मैं बहुत दूर से दिखाऊं, ये दो पॉइंट को अगर मैं बहुत दूर से दिखाऊं, तो ये आपको दो पॉइंट नहीं एक ही पॉइंट दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है बेटा? ये दो पॉइंट से जो लाइट आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ना, वो डाइफ्रैक्ट हो जाती है। डाइफ्रैक्ट यानी क्या कि भैया बेंडिंग ऑफ द लाइट एट द एजेस और कॉर्नर्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डाइफ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, और एक चीज बताता हूं कि अगर मान लो मेरे पास ऐसी चीज है ना, कि ये यहां पे मैंने ऐसा ओपनिंग रखा है, और मैंने यहां पे ऐसा स्क्रीन रखा है, और मैंने यहां पे मान लो लाइट सोर्स रखा है, तो ऑब्वियसली लाइट जो है यहां से निकलेगी, तो ये कुछ इतना जो एरिया है भैया, वो क्या करेगी? कवर करेगी। समझ में आ रही है? अगर मान लो मैं इसको बड़ा करूंगा, तो ये एरिया बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो मैं वही चीज थोड़ी सी और छोटी कर दूं, है ना, यहां से और छोटी कर दूं, तो छोटा सा स्पॉट आएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने बहुत ही छोटा सा इसके बीच में डिफरेंस रख दिया, है ना, बहुत ही छोटा, कुछ इस तरीके से, ये दिख रहा है आपको? है ना, ये दिख रहा है आपको? इस तरीके से अगर वहां पे बहुत ही छोटा सा अगर ओपनिंग रहा बच्चा पार्टी, तो होता क्या है, लाइट जो है आपको ये साइड में सिंगल पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको ये जो लाइट है डाइफ्रैक्ट होके इधर उधर, यानी बहुत बड़ा एरिया आपको ऐसा दिखेगा, ब्राइट। समझ में आ रहा है? अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसको तो ओपनिंग तो इतनी है, तो खाली इतना ही पॉइंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जब लाइट यहां पे आती है, कॉर्नर्स पे आती है, यानी एक ऐसे छोटे ओपनिंग में आती है, जो छोटा ओपनिंग उसके वेवलेंथ से कंपेरेबल हो, तो उस केस में क्या होता है? लाइट विल डाइफ्रैक्ट। डाइफ्रैक्ट बोले तो बेंडिंग ऑफ द लाइट एट द एजेस ऑफ द कॉर्नर, यानी कॉर्नर पे आई और कॉर्नर से इधर बेंड हो गई, कॉर्नर आई कॉर्नर से बेंड हो गई, बाद में इधर तो होगी होगी, लेकिन मैक्सिमम जो है इतना बेंड हो रही है, इतना बेंड हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज डाइफ्रैक्शन। कितने लोगों को समझा? जल्दी, कितने लोगों को समझा? सीधी सी बात है, डाइफ्रैक्शन यानी क्या? द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ कॉर्नर, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ कॉर्नर is called as diffraction. आगे बात ध्यान में, चलो देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ गया। गुड, बहुत बढ़िया, है ना। थोड़ा सा फोकस अभी आपका बढ़ रहा है, बराबर है। एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं डाइफ्रैक्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बंदा है ना, ऐसा मान लो एक घर एक बंदे का, ठीक है, मान लो यहां बेडरूम है ना,
और यहाँ मान लो किचन है, बराबर है, और यहाँ पे मान लो थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जो कुछ भी है वो है, और ये जो है मान लो यहाँ से अपना हॉल है, बराबर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हो या फिर आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है और आप यहाँ पे खड़े हो और आपके दोस्त ने आपको आवाज लगाया कि हे बच्चा, क्या नाम है, जो भी है। अब यहाँ पे जितने बच्चे हैं मेरे, उनमें से किसी का भी आप नाम ले लो, है ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, गायत्री है, जानवी है, ओम है ना, सत्यम है, ये सारी चीजें है ना। किसी को भी मैं यहाँ पे आवाज मार लेता हूँ, यहाँ पे मैंने आवाज मार लिया यहाँ से, बराबर है। आवाज मार ले तो मेरे को बताओ, यहाँ तो ऑब्स्टेकल है, आवाज तो इधर से इधर नहीं जाना चाहिए। क्या आवाज दीवार चीर के गया? नहीं। आवाज जो है पहले इधर ट्रैवल हुआ जहां उसकी ओपनिंग है, वहां से हो सकता है इधर सामने भी गया हो, लेकिन वहां से रिफ्लेक्ट आके इधर भी गया हो, फिर इधर गया हो, यहां से जो है यहां बेंड हुआ हो कॉर्नर से, फिर इधर गया हो, फिर इधर गया हो। समझ में आ रहा है? यानी जिस तरीके से साउंड बेंड हो रहा है बेटा, सेम उसी तरीके से आपका लाइट भी बेंड होता है एट दी एजेस ऑफ द कॉर्नर, है ना। लेकिन वो जो ओपनिंग होना चाहिए वो उसके वेवलेंथ के कंपैरिजन में होना चाहिए, यानी कंपेरेबल होना चाहिए, तभी ये सब होता है, अदरवाइज नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर डाइफ्रैक्शन। सो आई होप दैट इज प्रिटी क्लियर, राइट। अब सामने चलेंगे, डाइफ्रैक्शन दो टाइप का हम देखते हैं, पहला फ्रेजनेल्स और दूसरा फ्राउनहोफर। बड़ा सिंपल है, इसमें क्या है देखो, फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी सोर्स ऑफ द लाइट, है ना, मैं लिख देता हूं, प्राइमरी सोर्स दैट इज सोर्स ऑफ द लाइट, बराबर, ऑब्स्टैकल और स्लिट कॉजिंग डाइफ्रैक्शन एंड द स्क्रीन फॉर विविंग द डाइफ्रैक्शन पैटर्न आर वेरी लार्ज, है ना, मैं ऐसे लिख देता हूं। अगर ये सारी चीजें बहुत दूर हो एक दूसरे के साथ, तो ऐसे डाइफ्रैक्शन को बोलेंगे हम फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन। लेकिन यही चीजें अगर पास होगी, है ना, देखो फ्रेजनेल्स अगर पास होगी तो ये फ्रेजनेल्स डाइप्रिज्म फ्रेजनेल्स डाइफ्रैक्शन कहलाता है, मच स्मॉलर, है ना। तो आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है दूर दूर वाली, ये चीज है, दिख रही है, दिस इज सोर्स, समझ में आ रहा है। और यहां से मान लो ये हमारी स्लिट विड्थ है ना, यहां से जो लाइट है वो सामने पास हो रही है, एंड दिस इज योर स्क्रीन, है ना, ये दिख रही है आपको, दिस इज द स्लिट, ये यहां से यहां तक इसका ओपनिंग है ना, और यहां से इसका यहां तक ओपनिंग है। नाउ यू सी, वहां से वहां तक कैपिटल डी डिस्टेंस है, बराबर है। ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, दैट इज से सपोज डी, अब डी से ज्यादा हम यहाँ पे ए ले लेंगे, है ना, यहाँ पे ए ही लिया है ना। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो ए लिया है, तो नाउ यू कैन सी डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। ए क्या है? स्लिट विड्थ। ये जो मैंने यहाँ पे आपको करके बताया ना, वही केस है भैया, ये देखो, ये सोर्स है, ये स्लिट है, ये स्क्रीन है। स्लिट बोले तो छोटा सा ओपनिंग, तो इसका जो विड्थ है दैट इज ए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज कैपिटल डी। समझ में आ गया? तो वही सीन है यहाँ पे जो आपको बोल रहा है। तो अगर मान लो इन तीनों के बीच का, इसका इसका और इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सो दैट इज योर फ्रेजनेल्स। और अगर छोटा है तो दैट इज योर, सॉरी दैट इज फ्राउनहोफर, है ना, फ्राउनहोफर। और अगर छोटा है तो दैट इज फ्रेजनेल्स। आई होप दैट इज क्लियर। फ्रेजनेल्स और फ्राउनहोफर क्लियर है क्या, बताओ? यस एवरीवन? बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी यहां पे हम देखेंगे कि जब भी ऐसा डायफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होता है तो किस तरीके से हमको सामने वहां पे पैटर्न मिलता है। जैसे इंटरफेरेंस में हमको क्या मिलता है? डार्क बँड, ब्राइट बँड, डार्क बँड, ब्राइट बँड। अगदी त्याच प्रकारे डायफ्रॅक्शन मध्ये आपल्याला मिनिमा आणि मॅक्सिमा मिळते। आता मिनिमा आणि मॅक्सिमा म्हणजे काय? जो सेंटर वाला लाईट असतो तो खूप ब्राइट असतो,
नंतर डार्क एक पॅटर्न येतो, मग ब्राईट असतो पण याच्या एवढा नाही, थोडासा कमी, मग आणखी थोडासा कमी, असं इकडे. आलं का लक्षात? म्हणजे हे काय झालं, हा एकदम ब्राईटेस्ट स्पॉट राहील, एवढा हा एकदम ब्राईटेस्ट स्पॉट. हा जो आहे थोडासा डार्क स्पॉट राहणार, हा जो आहे ब्राईट राहणार ऑब्विसली, पण एवढा ब्राईट नाही राहणार, हा छोटासा ब्राईट राहणार. म्हणून याची बघा जे हे आहे पीक आहे थोडासा कमी केलाय, मग थोडासा कमी पीक, मग आणखी थोडासा कमी पीक. तर हा बघा हा डार्क स्पॉट है ना, हे दिस आर द डार्क स्पॉट्स अँड दिस आर द ब्राईट वन. पण ब्राईटनेस सगळ्यांची सारखी आहे का इंटरफरन्स सारखी नाही, मधातली एकदम ब्राईट, त्यानंतरची थोडीशी ब्राईट, मग आणखी कमी, मग आणखी कमी, असं करत करत जाते. तर हा जो सेंटरचा जो मॅक्सिमम ब्राईट वाला आहे त्याला म्हणतात सेंट्रल मॅक्सिमा. याला काय म्हणतात बेटा, सेंट्रल मॅक्सिमा. म्हणजे असं जेव्हा इंटरफरन्स होतो किंवा असं जेव्हा डायफ्रॅक्शन होतो तेव्हा जो पॅटर्न मिळतो त्या पॅटर्न मध्ये जो सेंट्रल वाला मिळेल आपल्याला, एक सेकंड, हा, त्याच्यामध्ये जो सेंटर वाली जी आपल्याला गोष्ट मिळेल याला म्हणायचं आपण सेंट्रल मॅक्सिमा. बराबर आहे. त्यानंतर हे जे मिळणार ह्याच्यानंतरचे दिस इज युअर मिनिमा, याला फर्स्ट मिनिमा म्हणायचं, इकडचं आणि इकडे फर्स्ट मिनिमा है ना. मग हा जो येईल त्याला काय म्हणायचं, मॅक्सिमा, मग मिनिमा, मग मॅक्सिमा, मग मिनिमा. तर इंटरफरन्स पॅटर्न मध्ये ब्राईट बँड आणि डार्क बँड असतात, पण डायफ्रॅक्शन मध्ये मिनिमा आणि मॅक्सिमा असतात, याला सेंट्रल मॅक्सिमा म्हणायचं. त्यानंतर याच्यानंतरचे जेही इकडचे आणि इकडचे राहील ते नंतरचे मॅक्सिमा है ना, आणि बाकी हे जे येतात ते मिनिमा. कळलं का, मिनिमा, मॅक्सिमा, निर्मा. एक सेकंड, ओके गुड, ठीक है. अब इसको कैसे हम देखते हैं या फिर हम कैसे इसके इक्वेशन निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे. अभी उसको देखने के लिए जो है हमको यहां पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा. नाउ इमेजिन यहां पे क्या हो रहा है कि ये सोर्स है, ये बाय कॉनकेव लेंस से, सॉरी बाय कॉन्वेक्स लेंस से लाइट जो है वो सामने आ रही है. इसका काम क्या हो रहा है बच्चा, ये जो डाइवर्जिंग लाइट है उसको पैरेलल बनाना इसका काम है, बराबर. अब ये जो पैरेलल लाइट है वो कहां से पास होगी, ये पैरेलल लाइट पास होगी इस स्लिट से, स्लिट बोले तो ओपनिंग. अब ये देखो ये यहाँ पे इतनी बड़ी ओपनिंग दिख रही है, बेसिकली इतनी बड़ी नहीं होती, ये इतनी छोटी होती है जो मैंने डायग्राम में बताया, ये बिल्कुल ऐसा छोटा सा गैप, बिल्कुल छोटा सा गैप, उसको बोलेंगे हम स्लिट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे भैया, स्लिट, बराबर है. तो ये वही स्लिट है जिसका विड्थ कितना है भैया, ए. अब यहां से देखो लाइट्स आ रही है, बराबर है. अब होता कैसे है, स्लिट थोड़ी सी बड़ी होने की वजह से उस स्लिट के हर एक पॉइंट यानी जितने भी बीच में पॉइंट है दैट एक्ट्स एट द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. याद करो वेव फ्रंट, यानी हमको यहां पे इमेजिन करना है कि ये बाय कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट पास हो रही है तो सामने कौन सी फ्रंट आ रही है, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट है ना, दैट इज व्हाट, प्लेन वेव फ्रंट. और जब प्लेन वेव फ्रंट यहां आ रही है, कहां आ रही है, आपके इस स्लिट पे, तो प्लेन वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट एक्ट एज अ व्हाट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स इमर्ज होगी. तो देखो यहां से रे इमर्ज हो रही है, यहां से भी हो रही है. सर क्या सिर्फ दो दो रेज होती है, नहीं बहुत सारी होती है, लेकिन हमने सिर्फ पढ़ने के लिए यहां से सिर्फ दो दो रेज उठाई है. आई बात ध्यान में. और हमने क्या किया है, ये जो दो रेज है उनके बीच का एंगल एक थीटा ले लिया 2 मिनट के लिए, बराबर. फिर हम क्या करते हैं, यहां से ए से परपेंडिकुलर लगाते हैं इस पॉइंट पे, यानी आखिरी वाली पॉइंट पे, बराबर है, समझ में आ रहा है. और इसको जो है ये हम ऐसा ज्वाइन कर लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल. तो जो हमारा एंगल थीटा बनना था वो भी बन जाता है. देखो यहां पे क्लियर दिखेगा आपको, ये दिस इज योर स्लिट, यहां से लेके यहां तक आपकी स्लिट है.
अगर ये ए है तो ये a/2, ये a/2। स्लिट में जितने भी पॉइंट्स है दैट एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, वहां से हमने सिर्फ 2 रे लिए। उन रे के बीच का एंगल कितना है भाई साहब, थीटा। अगर वो थीटा है तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर लगाता हूं सी पे, तो ये भी एंगल मेरा कितना बन जाता है, थीटा बन जाता है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? नाउ दिस इज ए, दिस इज थीटा, और ये जो बीसी यहां पे आपको दिख रहा है दैट इज व्हाट, द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कहां का, यहां से रे जो यहां पे पहुंच रही है उसके बीच में, और यहां से रे जो यहां पहुंच रही है इसके बीच का ये पाथ डिफरेंस है। देखो ना अच्छे से, ये देखो ये इतना ट्रैवल कर रही है तो ये इतना ट्रैवल कर रही है। अब ये यहां से इतना ट्रैवल कर रही है तो भैया ये यहां से इतना ट्रैवल कर रही है। अब ये और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे आपको अलग अलग दिखेगा, वो स्क्रीन बहुत दूर होती है इसलिए ये और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन ये वाला जो एक्स्ट्रा पाथ है वो ये वाली रे को कवर करना पड़ता है, इसलिए यहां इस रे में और इस रे में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाता है, बीसी हो जाता है। कितना हो जाता है, बीसी। अब वो पाथ डिफरेंस अगर मान लो आपका एन लैम्बडा निकला तो दैट विल बी व्हाट, कंडीशन फॉर मिनिमा। और अगर n प्लस हाफ लैम्बडा निकला तो दैट विल बी कंडीशन फॉर मैक्सिमा। देखते हैं क्या चीज है। तो आप यहां पे देखो बेटा यहां से यहां तक अपनी स्लिट है, मैंने हर पॉइंट से सिर्फ 2-2 रेज इमेजिन किए, रेज जो बाहर निकलेगी उसमें से भी मैंने 1, 2 अभी 3 ही कंसिडर किया है। यहां से इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। रे के बीच का एंगल लिया मैंने थीटा। अगर ये थीटा है तो जो ए से मैं यहां परपेंडिकुलर लगाऊंगा उसमें और ये जो परपेंडिकुलर है या फिर स्ट्रेट है उसके बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, बरोबर। तर मग बीसी काय बनतोय बेटा, पाथ डिफरन्स। बीसी काय बनतंय, पाथ डिफरन्स। सांगा, पाथ डिफरन्स कळलं का? बस आता आपल्याला पाथ डिफरन्सवर वर्क करायचं आहे। एकदा तुम्ही पाथ डिफरन्सला इक्वेट केलं की तुम्हाला डायरेक्ट इक्वेशन मिळतात। बस डायफ्रॅक्शन झालं की हा तुमचा चॅप्टर ऑलमोस्ट संपला, याच्यामध्ये काही उरलेलं नाही समोर। गुड, क्या बात है ना। अब ये पाथ डिफरेंस को कैसे निकालेंगे, देखो ये बीसी अगर मुझे निकालना है तो इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं साइन थीटा लेता हूं यहां पे, मैं यहां पे लिख देता हूं देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बराबर है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो ये 90 है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट यानी बीसी और हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट साइड यानी ये, दिस इज व्हाट ए। सो बीसी अपॉन ए इज व्हाट, योर साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी अपॉन ए। तो ए क्या हो जाएगा, सॉरी बीसी क्या हो जाएगा, दैट इज योर ए साइन थीटा, है ना। तो वही पाथ डिफरेंस है, बराबर। सो मैं यहां पे लिख देता हूं देयरफॉर फॉर nth मिनिमा, क्या होगा फॉर nth मिनिमा, ये जो हमारा BC है वो क्या होना चाहिए, प्लस माइनस एन लैम्बडा होना चाहिए, है ना। प्लस माइनस एन लैम्बडा हो गया, बराबर। सो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूं ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्बडा, बराबर। तो जो मेरा साइन थीटा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, प्लस माइनस एन लैम्बडा बाई ए होना चाहिए, है ना। साइन थीटा क्या होना चाहिए, प्लस माइनस ए, प्लस माइनस एन लैम्बडा बाई ए होना चाहिए। तो यहां से मेरे को कंडीशन मिल जाती है किसकी, मेरे मिनिमा की। ये देखो यहां पे फॉर nth मिनिमा की कंडीशन मिल जाती है। बेसिकली वो यही कंडीशन है, उससे सामने जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको अगर मैं हटा दूंगा तो भी चलेगा। नाउ फॉर nth मैक्सिमा, क्या होगा, वही ए साइन थीटा शुड बी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन प्लस हाफ लैम्बडा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, nth मैक्सिमा। हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया। अभी अपने को विड्थ निकालनी है,
है ना। विड्थ मैं आपको होमवर्क दूंगा, जिस तरीके से विड्थ हमने इंटरफेरेंस का निकाला है वैसे अपने को यहां पे भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलेगा, बहुत बढ़िया। एक काम करता हूँ, पहले मैं आपके डाउट्स देख लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपकी चैट्स ऑन करता हूँ। साइन क्यों लिए बेटा? साइन लूंगा तभी तो मेरा बीसी इंक्लूड होगा। ये देखो, इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा नहीं लूंगा तो बीसी कैसे आएगा? कॉस लूंगा तो भैया यहाँ पे एसी आ जाएगा ना, एडजेसेंट वाली साइड, इसलिए सिर्फ डेरिवेशन। बेटा मेरे जो नोट्स है उसमें से एक एक आप सॉर्ट करके लोगे तो भी चलेगा, है ना। सिर्फ डेरिवेशन की कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल कावेरी लेंगे अभी। सर ट्रायंगल मध्ये अँगल थीटा कुठून आला? हे बघा सूर्यराज, इकडे लक्ष दे. हे बघ मी काय सांगितलं तुला, मी फक्त दोन रेस पकडला. बेसिकली ए पासून सगळ्या डायरेक्शनला रे निघेल, असं पण निघेल, असं पण निघेल, असं पण निघेल. पण त्याच्यामध्ये फक्त मी दोन रेस घेतले, हे दोन, ज्याच्यामध्ये अँगल किती आहे बेटा? थीटा, है ना. तर म्हणून तो थीटा घेतला आपण. इस डायग्राम पर क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको यही बताना पड़ता है. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डायफ्रैक्शन विद द फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न. आप ऐसे आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है. अब क्या बोलूं समीक्षा, एक बड़ा सा प्लान ले लो बेटा, डेटा रोज का यानी, है ना, थोड़ा सा. या फिर अगर वाईफाई होगा किसी का थोड़ा सा तो देख लो, या फिर ये डाउनलोड का भी ऑप्शन होगा छोटा मोटा, तो किसी वाईफाई में जाके कर लो तो हो जाएगा, ठीक है. टेस्ट पेपर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा बेटा, ठीक है. नहीं जरूरी नहीं है, पेपर में आ सकती है. जानवी देखो, निकालना है तो निकाल सकते हैं, नॉट एन इश्यू, बट दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, है ना. प्रॅक्टिस के लिए करो आप. समीक्षा फ्रॉनहॉफर मध्ये तुमचं सोर्स, स्लिट आणि स्क्रीन याच्यामध्ये अंतर खूप जास्त असते, फ्रेझनल्स मध्ये कमी असते, फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं. नहीं बेटा नहीं, मर्चेंट नेवी में जाना है तो एनडीए का प्रिपरेशन करो. है ना, बढ़िया होता है एनडीए. ओके, बस नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है. नहीं आवश्यकता नहीं है. हाँ, मैं घर से क्लास लेता हूँ. सेंट्रल मॅक्सिमा म्हणजे जो सेंटरमध्ये खूप मोठा मिळतो त्याला म्हणायचं सेंट्रल मॅक्सिमा, ठीक आहे. सेंटरमध्ये मोठा ब्राइट असतो, ठीक है. एक सेकंड मैं बताता हूं. 3 से 4 मार्क का आएगा बेटा. ओके, आप ही ने तो आंसर दे दिया है, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है ना. देखो, मच शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट. जिसका जितना वेवलेंथ होता है ना, जिसका जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना बड़ा उसको ऑब्स्टैकल लगेगा डाइफ्रैक्ट करने के लिए. जैसे साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स बड़ी वेव होती है, बराबर है. अब साउंड वेव अगर बड़ी वेव होती है तो उसको डाइफ्रैक्ट करने के लिए ऑब्स्टैकल बड़ा होता है, जो आपके डोर्स होते हैं, जो आपकी विंडोज होती है, जहां से साउंड डाइफ्रैक्ट हो सकता है. लेकिन जितनी छोटी वेवलेंथ रहेगी उतना छोटा वहां पे आपको स्लिट लगेगा. तो नॉर्मल लाइट के लिए देखो आपको थोड़ा सा बड़ा स्लिट लगेगा, लेकिन यहाँ पे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगेगा. प्राजक्ता नाइस क्वेश्चन, ठीक है. इट मीन्स यू आर अपग्रेडिंग और यू आर रीडिंग फ्रॉम समवेयर. वेरी गुड. ठीक है ठीक है. Hmm, 2 बॅचेस परचेस.
बेटा दो बैच मत करो सानिका, व्हाई यू आर डूइंग दिस टू बैचेस? कोई भी एक बैच करो और लक्ष्य करो। लक्ष्य सामने भी है थोड़ा सा, और वहां पे आपको सीटी का भी कवर हो रहा है। अब लक्ष्य लेने के बाद इसको लेने की जरूरत नहीं थी एज सच। ठीक है, दो दो कैसे मैनेज करोगे यार? 4 घंटा वो पढ़ोगे, 4 घंटा ये पढ़ोगे, 8 घंटे अगर क्लास ही करोगे तो पढ़ोगे कब आप? और दोनों में अलग अलग चल रहा है ना? ध्रुवेश, व्हॅक्यूम नाही माहिती तुला? व्हॅक्यूम म्हणजे स्पेस जिथे काहीच नसतो, एअर वगैरे काहीच नसतं, ठीक है। पीवाईक्यू बेटा मैं खुद सॉल्व करके दूंगा, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट रहेगा ना अपना, उसमें पीवाईक्यू ऑफ द पीवाईक्यू ऑफ योर बोर्ड, बस यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। पार्थ देखो, जितना कंसेप्ट बुक में दिया है, मुझे एक बात बताओ कि कंसेप्ट कौन सा कवर नहीं हुआ है, बस इतना बताओ। और बड़े को छोटे करके पढ़ा नहीं तो हमारी स्किल है। है ना? अगर मान लो 2 पेज को मैं 4 पेज का बना दूंगा तो तुम क्या ही लिखोगे एग्जाम में? अगर एक डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो मैं 1 मार्क के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा तो उसको किस कौन से मार्क्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा बताओ? है ना? ये आपको मैंने हमेशा बोला है ना? पढ़ने का मेरे से, पढ़ाने का नहीं मेरे को, है ना? दिस इज योर कौन सी बैच है ये मुझे ध्यान में भी नहीं है कि कितने बैचेस निकल गए हैं मेरे से पढ़ के अभी तक, है ना? तो आप थोड़ा सा वो ध्यान में रखो। बेटा जितना बता रहा उतना कर, ज्यादा दिमाग मत लगा। ये ज्यादा दिमाग लगाता है ना, इसलिए फिर दिमाग का दही हो जाता है तेरे। हाँ, सर पे के ओनर कौन है? ये क्या क्वेश्चन है, मेरे को नहीं समझा। ओके, कुंदन जो मैंने बोला है उसको पॉज कर, उसको लिख। हर चीज लिख के थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स अगर है अवेलेबल तो वो देखो, नहीं तो जो मैं बोला है उसको एक बार लिख लेना, ठीक है? चल, अब जो है आप लोगों की मैं चैट ऑन करता हूँ। बेटा ज्ञान देने का नहीं मेरे से, ज्ञान लेने का, है ना? और रही बात फिजिक्स की, तो तेरे को, तूने तो उससे खाली बोर्ड का बैच लिया भाई। तेरे को सीईटी भी पढ़ा देता हूँ, तेरे को जेई भी पढ़ा देता हूँ, है ना? और भी कोई एग्जाम्स होगा फिजिक्स के बेसिस पे तो वो भी लेके आ जाओ, वो भी पढ़ा देता हूँ मैं, है ना? आपली ओंजड जेवढी असतं तेवढंच तिथं पाणी येतं, हे लक्षात ठेवायचं। हा, चला सांग आणखी समोर काय पार्थ, समजलं की नाही? हम्म, हो, ओके, क्लियर है बाकी सब? हम्म, यस, यस, गुड गुड। हम्म, चलेगा चलेगा, ठीक है। नहीं समझता है बेटा तो उसको और पढ़ो, और पढ़ो, और पढ़ो, है ना? अच्छा, तुझे तुझे डाऊट ना, स्वीटी तुझा डाऊट कुठे आहे बेटा? मी नाव वाचून नाही बघत रे डाऊट। मला जे डाऊट दिसतात मी तेच बघतो, आणि जे उत्तर देण्याचे सारखे असतात, आता जे टॉपिक सोडून दुसरे जर काही विचारत असेल मी त्याला नाही वाचत बेटा, ठीक आहे? मी असं काही नाव घेऊन बघत नाही। इथेच विचार, क्लासमध्येच विचार, काय डाऊट आहे तुझं, बोल बाळ। यस, गुड गुड। बेटा फिजिक्स के लिए टेंशन नहीं लेने का। हम लोग जब एग्जाम आएगी ना आपकी तो मैराथन चलते हैं, एक दिन में पूरे 16 के 16 चैप्टर अपन खत्म करते हैं बेटा, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये छड़ाक भर के टॉपिक से कुछ नहीं होने वाला अपना। है ना? बस खुद पे भरोसा रखो भैया, पीडब्ल्यू पे भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। वेटेज 6 मार्क के लिए पकड़ के चलो बेटा। कम ऑन, ओके, गुड, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक ले, दैट इज रिजॉल्विंग पावर। वैसे मैं लेके आया हूं। एक कंसेप्ट देख सकते हैं, अपने पास टाइम है और 15 मिनट। कम ऑन, अरे टेंशन क्यों लेते हो यार? क्या है टेंशन लेने जैसा, क्या है? याद करो तुमने 10th स्टैंडर्ड में भी एग्जाम में टेंशन लिया था। आज सोच के देखो उसके बारे में कैसा लगता है, हंसते हो आप कि क्या ही टेंशन लिया था सर, है ना? और 10th स्टैंडर्ड में कम ज्यादा मार्क्स होके क्या ही ले लिया आपने, क्या ही मिल गया आपको? सेम 12वीं का है भैया, वही 12वीं बोर्ड का भी सीन है। अब देखो, अगर आपने 2 साल पढ़े होगा या फिर 1 साल पढ़ा होगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं तो कहाँ आएगा, है ना?
चलो रिजॉल्विंग पावर लेते हैं अपन, थोड़ा सा एटलीस्ट उसका इंट्रोडक्शन तो भी देख लेते हैं। ये मैंने डायग्राम्स लेके आई है तो एक बार देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, है ना। रिजॉल्विंग पावर यानी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी अभी बताया आपको, सब लोग ध्यान देंगे। चलो मैं सबकी चैट यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, ये देखो आप लोगों का कैसा है सर, ज्यादा भी मत पढ़ाओ सर, वक्त पे सिलेबस भी खत्म करो सर, ऐसा मत करो सर, वैसा मत करो। मुझे तो थोड़ी देर के लिए डाउट हो जाता है सर मैं हूं या तुम हो, हैं। और मैं जो बोलता हूँ वो तो कभी सुनते नहीं हो तुम लोग। बोलता हूँ चैट मत करो, चैट करोगे। बोलता हूँ रेगुलर रिवीजन करो, वो नहीं करोगे, है ना। फालतू का दिमाग लगाओगे, दिमाग का दही करोगे, खुद का भी दूसरों का भी और मेरा भी। हाँ, चलिए तो ध्यान दे। मैंने अभी अभी बताया तेरे को, ये देख कि ये वाले जो दो पॉइंट्स है, अगर तेरी आंखें इसको दो अलग अलग देख पा रही है तो तेरे आंखों का रिजॉल्विंग पावर वो है, यानी अच्छा है। अगर मान ले ये तेरी, ये जो दो पॉइंट है तेरी आंखें अगर इसको दो नहीं देख पा रही है तो तेरा रिजॉल्विंग पावर कम है। इसके बोलने का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विच आर फिजिकली सेपरेटेड, जो दोनों एक दूसरे से दूर है, उन दो दूर ऑब्जेक्ट्स को दो ऑब्जेक्ट्स देखना, दो ऑब्जेक्ट देखने की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्व कर बोलते हैं, है ना। सो दैट इज इट, उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। ये देखो कैसे हो रहा है, जब मान लो आपकी आंखों का रिजॉल्विंग पावर अच्छा है तो आपको ऐसा दिखता है, दो दो ऑब्जेक्ट्स आपको ऐसे अलग अलग दिखते हैं, दो, बराबर है। थोड़ा सा कमजोर आंखें हैं तो दोनों जो है थोड़ी सी आपको एक के ऊपर एक दिखती है, समझ में आ रहा है। और अगर मान लो बहुत ही कमजोर है तो दोनों जो है आपको क्या दिखेगी भैया, एक ही पॉइंट दिखेगा आपको ऑलमोस्ट, समझ में आ रहा है। तो इसी के अराउंड जो है रेलिक्स क्राइटेरिया है। लेकिन उसके पहले मैं आपको रिजॉल्विंग पावर का डेफिनेशन लिखवा देता हूं कि रिजॉल्विंग पावर क्या है भैया, है ना। तो इसका आंसर है द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट एज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बराबर है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। सो द एबिलिटी the ability of an instrument to distinguish the ability of an instrument to distinguish between two physically separated objects distinguish between two physically separated objects as two distinct objects as is called as its resolving power, है ना। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर होता है, बराबर है। अभी यहां पे जो है भैया रेलिक्स क्राइटेरिया चलता है, ठीक है। चलो मुझे बताओ पहले ये क्लियर है क्या, फिर बाद में देखेंगे रेलिक्स क्राइटेरिया। ले ही लेते हैं ना इसको अपन, क्या छोड़ना है, ले ही लेते हैं, चलो कम ऑन। है ना। चलो थोड़ा सा और मैं लिखता हूं, ये जो इट डिपेंड्स ऑन, जो रिजॉल्विंग पावर है इट डिपेंड्स ऑन, ओके, अपर्चर एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, बराबर, गुड, है ना। अपर्चर बोले तो ओपनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आप
ये देखते हो माइक्रोस्कोप देखते हो, टेलीस्कोप देखते हो, तो उसका जो सामने का जो कांच दिखता है ना, दैट इज ओपनिंग। तो जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा अपने को उसका रिजॉल्विंग पावर मिलेगा। बराबर है। नाउ ये जो रिजॉल्विंग पावर है, इट डिपेंड्स ऑन एंगल, है ना, एंगल मेड बाय टू फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स। at the instrument, at the optical instrument। समझ में आ रहा है? यानी इट डिपेंड्स ऑन एंगल मेड बाय टू फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स एट द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, ये अगर मान लो आपकी आंख है, समझ में आ गया? ये अगर मान लो आपकी आंख है, और यहां पे मैं ऐसे कुछ दो पॉइंट्स ले रहा हूं, मान लो ये पहले दो पॉइंट्स मैंने ऐसे यहां पे ले लिए, फिर वही दो पॉइंट्स मैंने थोड़े से दूर ले लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों जो पॉइंट्स है, जो पहले इतने डिस्टेंस पे है, वो थोड़ा सा बड़ा एंगल ये करेंगे, ट्रेस करेंगे। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, और ये वाला इतना ट्रेस करेंगे। अब अगर मान लो यही जो दो पॉइंट्स है वो थोड़ा सा दूर से देख रहे हो, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, मैं ऑलमोस्ट सेम ले रहा हूं, यानी वही है, लेकिन ऑब्जेक्ट थोड़े से कैसे भैया, दोनों दूर है। तो यहां पे देखो बच्चा पार्टी, ये जो एंगल है जो सबस्टेंड कर रहा है, किधर कर रहा है, हमारी आंखों में, दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू द इनिशियल एंगल। यानी इफ यू सी दिस, दिस एंगल इज सपोज करो है θ1, और ये एंगल अगर है मान लो θ2, नाउ यू कैन सी θ1 इज ग्रेटर देन θ2। बराबर है? तो बेसिकली हम ये जो रिजॉल्विंग पावर है, हम इस एंगल के हिसाब से लेते हैं, है ना। यानी जो छोटा से छोटा एंगल जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बनेगा दो ऑब्जेक्ट के वजह से, बराबर है, और वो छोटे एंगल पे भी अगर वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये दो को देख पा रहा होगा, है ना, छोटे से छोटा एंगल, तो उसको बोलते हैं क्या अपन, दैट इज योर एंगल, है ना, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं, द मिनिमम एंगल विच कैन बी रिजॉल्व्ड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। And the reciprocal of limit of resolution is called as what, resolving power। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो यहां पे देखो सीधी से हम लिख देते हैं, द मिनिमम विजुअल एंगल बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, लिख दूं मैं यहां पे, यही लिख देता हूं, द मिनिमम, है ना, विजुअल एंगल, यहां पे जो आपको θ1 θ2 दिख रहा है वो the minimum visual angle, okay, that can be resolved by optical instrument, okay, is called as लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। यानी सबसे छोटा एंगल जिसके बाद वो दो जो चीजें मुझे दो नहीं दिखेंगी वो एक ही दिखेगा, तो वो जो मिनिमम एंगल है जहां तक एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो ऑब्जेक्ट को दो देख पाएगी, दैट इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, है ना। एंड इसको मैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज थीटा, 2 मिनट के लिए लिख दो। एंड द रेसिप्रोकल of limit of resolution is called as resolving power। is called as what, resolving power, जिसको हम R बोलते हैं। सो R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/θ। बोलो क्लियर है यहां तक? रिजॉल्विंग पावर समझ में आ गया? यस। अब यहां पे बस एक रेलिक क्राइटेरिया है, उसको देख लेते फिर अपन रुक जाते, ठीक है।
ओके गुड। ठीक है, अभी रेलिक्स क्राइटेरिया। रेलिक्स क्राइटेरिया ये बहुत ही सिंपल है और आपको ये बताता है कि दो जो ऑब्जेक्ट्स है या फिर जो इमेजेस है उस जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में फॉर्म हो रही है, दैट इज रिजॉल्व्ड, अनरिजॉल्व्ड या फिर जस्ट रिजॉल्व्ड, है ना। तो वो जो क्राइटेरिया है वो देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म बाय द टू ऑब्जेक्ट्स। मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसका डायफ्रैक्शन पैटर्न ये बन रहा है आपकी आंखों में, ये वाला। इसका डायफ्रैक्शन ये बन रहा है आपकी आंखों में। अब अगर मान लो इस वाले ऑब्जेक्ट का जो तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा है ना, और इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कुछ तो भी ऐसे प्लेस्ड है, बराबर है। और अगर मान लो इस पहले वाले जो ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट मिनिमा है, ये दिख रहा है आपका, ये जो फर्स्ट मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा अगर मान लो इसके मैक्सिमा से काफी दूर है, यानी उसके फर्स्ट मिनिमा पे भी नहीं गिर रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट मिनिमा इसका और ये फर्स्ट मिनिमा इसका, इन दोनों के बीच में गैप है, दिख रहा है क्या? अच्छे से देखो, ये देखो, इसका ये मैक्सिमा है फर्स्ट, या आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये हो गया फर्स्ट मिनिमा। सेम उसी तरीके से ये हो गया इसका फर्स्ट मिनिमा। नाउ यू सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, और देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट, द फर्स्ट मिनिमा ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा होता है, यानी अगर इसका डायफ्रैक्शन पैटर्न और इसके डायफ्रैक्शन पैटर्न का जो फर्स्ट मिनिमा है वो ओवरलैप नहीं है, वो दूर है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी इमेज बनेगी वो बनेगी वेल रिजॉल्व्ड, बराबर। अब थोड़ा सा इसको पास में लेके आते हैं। आप देखो यहां पे इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये देखो, ये जो इसका सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके ऊपर इसका देखो फर्स्ट मिनिमा आ रहा है ना, और इसके मैक्सिमा पे इसका देखो फर्स्ट मिनिमा आ रहा है। ठीक है, नहीं समझा? देखो मैं आपको बताता हूं, देखो ये वाला जो है कौन सा, ये वाला जो पहला है, ये वाला जो पहला है, इसका जो देखो फर्स्ट मिनिमा, ये दिख रहा है फर्स्ट मिनिमा, इसका फर्स्ट मिनिमा है, ये कहां पे गिर रहा है रे बाबा? दूसरे के मैक्सिमा पे, बराबर। इन द सेम वे इसका देखो जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, सॉरी, इस चीज का जो फर्स्ट मिनिमा है, ये देखो फर्स्ट मिनिमा, वो किधर गिर रहा है? दूसरे के मैक्सिमा पे। तो अगर ऐसा होता है तो दैट इमेज इज जस्ट रिजॉल्व्ड, बराबर। और उसके सामने चला जाए तो दैट इज अनरिजॉल्व्ड, जहां पे आपको सिर्फ सिंगल दिखेगा, दो दिखेगा नहीं। बोलो क्लियर है? रेलिक्स क्राइटेरिया इट गिव्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? इट गिव्स द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। अगर इस पहले के मैक्सिमा पे दूसरे का अगर मिनिमा गिरता होगा एंड वाइसी वर्सा तो जस्ट रिजॉल्व्ड, दूर होगा उससे तो वेल रिजॉल्व्ड, और अगर दोनों थोड़ा और गुस्सू गुस्सू होंगे तो दैट इज अनरिजॉल्व्ड। दैट इज ऑल अबाउट योर रेलिक्स क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग द टू इमेजेस एज वेल रिजॉल्व्ड, जस्ट रिजॉल्व्ड एंड अनरिजॉल्व्ड। अभी इसी बेसिस पे टेलीस्कोप बाकी है, एंड देन वी विल टेक व्हाट एवर न्यूमेरिकल्स यानी अपने पीवाईक्यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये जो टेलीस्कोप वाला चीज है वो, और न्यूमेरिकल वाला चीज, ये दोनों चीज अपन कंप्लीट करेंगे, और चैप्टर को बोलेंगे ओके टाटा एंड बाय बाय। ठीक है, चलो 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 चलो, गुड, वेरी गुड। बोलो, कुछ दिक्कतें होगी, कुछ होगा तो बताओ इसमें, एल्स वी विल स्टॉप द क्लास। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हम्म, बॉय बॉय सर बॉय, कैपेसिटी खत्म ऐसा थोड़ी आ गया, ऐसा थोड़ी होता है बेटा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, अभी मजाक थोड़ी चल रहा है ना। कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा अपना अभी, है ना। बोर्ड एग्जाम पास में आ रही है, बराबर, गुड, ओके ओके ओके, फाइन फाइन। चलो, तो समरी में भाई साहब आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे बड़ा हम पहले हमने पढ़ा कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग व्हाट? वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न। उसके बाद मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज देखा, राइट। उसके बाद ऑप्टिकल पाथ देखा, बराबर। उसी के साथ साथ हमने डाइफ्रैक्शन देखा, है ना।
और आखिरी में हमने रिजॉल्विंग पावर भी देखा। चैलेंज है अपना, इसके बाहर बोर्ड में कुछ आएगा नहीं थ्योरेटिकल पार्ट में से, ये बात ध्यान में रखना। चैलेंज है, चैलेंज है ना। कम ऑन, गुड गुड, ठीक है। सामने चलेंगे, होमवर्क देखो मैं थोड़ा सा कुछ अलग दे रहा हूं आज। सबसे पहले आपको देखना है होमवर्क में कंपैरिजन बिटवीन, हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या फिर मैं सीधा बोल देता हूं, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड द डाइफ्रैक्शन। ये थोड़ा सा देखो, यानी सीधा सीधा इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको देना पड़ेगा। और दूसरा, ठीक है, दूसरा जो है दैट इज व्हाट, सॉल्व फॉर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ओके, कॉमा सेकेंडरी मिनिमा, सॉरी सेकेंडरी मैक्सिमा, मैं सीधा लिख देता हूं मिनिमा एंड मैक्सिमा। ये दोनों चीजों का आपको होमवर्क देखना है, ठीक है। ये दोनों चीजें पढ़ाई है, खाली कंपेयर करना है। और इसका जो है अपन ने आइडिया लिया है भैया इंटरफेरेंस में, तो उसी का चीज यहां पे आपको देखना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, डाउट्स देख लेता हूं मैं। भैया कितनी बार बोलोगे, मैं बता रहा हूं, कर देता हूं, ठीक है। गायत्री भक्त जसं तुम्हाला समजेल, नोट्स शुड बी इन दैट फॉर्मेट की जो हमको खुद को समझ में आए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अगर कोई भी टॉपिक हो तो उसके जो पंच पॉइंट है जिसको आप इलेबोरेट कर सकते हो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। थीटा एक तो थीटा टू से छोटा है, एक मिनट देखता हूं मैं। थीटा वन तो थीटा टू से नहीं ना बेटा, ये देखो बरा, ये थीटा वन है बड़ा, ये थीटा टू है छोटा, तो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, सही तो लिखा भैया। हाँ हाँ, मैथ्स का क्लास चले जाओ बेटा। बेटा आपको ऐप पे ही, एपर्चर बोले तो ओपनिंग, ओपनिंग मैंने बताया था ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका टेलीस्कोप होता है तो ऐसा होता है नहीं होता है, तो ये वाला जो है दैट इज योर ओपनिंग अपर्चर। डिस्टिंक्ट म्हणजे वेगळे वेगळे। मंताशा, नाम खतरनाक है एकदम, कौन बेटा समझ में नहीं आ रहा है। मैं, गर्ल हो बॉय हो दोनों एक जैसा लग रहा है नाम। बट मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि ट्राई ट्राई एंड ट्राई, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, बस उसी को ही देखो, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है अब्दुल, ठीक है। पायल और थोड़ा सा, अरे पायल बहुत दिनों के बाद दिखे बेटा आप, ठीक है ना, चलेगा। और एक बार करो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, लीक वीक कुछ नहीं हुआ। हाँ द्या, चांगली गोष्ट राहील भक्ती, ठीक है, कर देता हूं। ठीक है शेख, जोया जोया, ठीक है बेटा करता हूं मैं, ठीक है ठीक है। बोर्ड की प्रिपरेशन देखो बेटा, एट दी एंड में आपको बताऊंगा कि बोर्ड में अगर मान लो आप उसके पीवाई क्यू भी करके जाते हो तो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। सामने देखेंगे ना प्राजक्ता, वो टाइम होने का है अपना। लव यू टू बच्चा। ये तो यहां तक हो गया था, ठीक है चलेगा, फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखो जितना हो गया उसको रिवाइज करते चलो, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू नाउ, है ना। उसको थोड़ा सा रिवाइज करते चलो, फाइन, दैट्स ऑल, ठीक आहे। चला मी इथे ठेवतो, म्हणजे थांबतो, आणि नेक्स्ट लेक्चरला तुम्हाला नक्की मिळतो। बाय बाय।